तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स, जो कि एक काफी टिपिकल टॉपिक माना जाता है और आईआईटी मेंस में, एडवांस में, नीट में हर जगह इसके क्वेश्चन छाए रहते हैं। तो इस टॉपिक को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है। देखिए, स्टीरियो का मतलब होता है यहां पर स्पेस, वो गाड़ी वाला स्टीरियो नहीं, डिचिक डिचिक, ये है स्पेस, थ्री डायमेंशनल की बात हो रही है। और आइसोमर्स क्या होते हैं ये आप जानते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। लेकिन यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूल वही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही होगा, स्ट्रक्चर भी मोर और लेस वही होगा, बस थोड़ी बहुत देखने का नजरिया बदलना है, नजरिया देखने का बदल जाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में किसी भी मॉलिक्यूल की जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, जिससे वो बन जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए, आइसोमर्स वो होती है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल में हम स्ट्रक्चर फॉर्मूले को डिफर करते थे, लेकिन यहां पर सेम स्ट्रक्चर भी होगा, लेकिन अलग क्या होगा, अलग होगा डिफरेंट स्पेशियल, स्पेशल मतलब स्पेस, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब देखिए, जैसे इस समय मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, ठीक है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अभी मेरे दो हाथ इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में कुछ गैप है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं रहूंगा तो मैं पूरा अब भी वही, लेकिन मेरी अरेंजमेंट स्पेस में मेरे हाथों की अरेंजमेंट बदल गई। मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम्स या उसके किसी ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन इधर से उधर होने पर इंटरेक्शन बदल जाती है, और इंटरेक्शन बदलने से मॉलिक्यूल की एनर्जी बदल जाती है, और एनर्जी बदलने से उसकी स्टेबिलिटी बदल जाती है। ऐसे आइसोमर को आप स्टीरियो आइसोमर्स का नाम देंगे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो थोड़ी बहुत डिफर होगी, और उसकी वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, वो चाहे पोलैरिटी हो, वो चाहे डाइपोल मोमेंट हो, एसिडिक करैक्टर हो, है ना, ये सारी चीजें बदलने लग जाती हैं, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो। ये ज्यादातर चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो ये है हमारे स्टीरियो आइसोमर, जिनको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेनली हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जाएगा, अरेंजमेंट एटम की इधर से उधर कर दी जाएगी, तो ये होते हैं कॉन्फ़िगरेशनल, जिसमें हमें मेनली दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये नाम आप लोगों ने सुने भी हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल हमारे दो कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। या मैं ऐसा करता हूं, मैं इस स्टीरियो आइसोमर्स को ही दो कैटेगरी में ले लेता हूं। एक मैं इनैंशियोमर कैटेगरी ले रहा हूं, इनैंशियोमर्स, और एक मैं ले रहा हूं डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, वो तो होंगे इनैंशियोमर,
वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज है और जो एक दूसरे की नॉन मिरर इमेज है, वो स्टीरियो आइसोमर्स हमारे डायस्टीरियोमर्स। देखिए, ऑप्टिकल को तो हम इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स दोनों कैटेगरी में ले सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल होते हैं वो केवल और केवल डायस्टीरियोमर्स ही होंगे, यानी वो मिरर इमेज नहीं होंगे। और आज का जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक चलेगा वो समर्पित होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम आज की वीडियो अपनी समर्पित करते हैं। तो अब जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते क्या हैं, क्या उनकी कंडीशंस होती है, कितने तरीके के वो हो सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स मैंने बताया कि वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि उस मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स की जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो थोड़ी बहुत बदल जाती है। देखने वाले को लगता है कि यार एक जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो पोलैरिटी हो, डायपोल मोमेंट हो, आयनिक करैक्टर हो, एसिडिक स्ट्रेंथ हो, इस तरह की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेनली इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स वो होते हैं जो बेसिकली एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, और डायस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। तो मेनली हमें, क्योंकि थोड़ा बहुत एटम और ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन को बदलना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बदलना है, तो स्टीरियो आइसोमर्स मेनली कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल, ये तो आप काफी आगे पढ़ेंगे भी। तो कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन को बदलना है, अरेंजमेंट को बदलना, तो इसको हम 2 कैटेगरी में लेते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल हमारे फिर से 2 तरह के हो जाएंगे, इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर्स। लेकिन ज्योमेट्रिकल प्योरली हमारे डायस्टीरियोमर्स होंगे, यानी कि बिल्कुल भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। तो अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, उनकी क्या कंडीशन होगी और क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। इस तरह के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में होती है कि वो कंपाउंड शो करेंगे जहां पर डबल बॉन्ड का या बॉन्ड का एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, जहां पर बॉन्ड का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाएगा, यानी कि फ्रोजन होगा रोटेशन, फ्रोजन रोटेशन होगा। जैसे कि वो चाहे सी डबल बॉन्ड सी हो, है ना, सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन में भी हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन में भी देखा जाएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड में आप रोटेशन नहीं कर सकते, वहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देता हूं मैं। देखिए, मान लीजिए मैंने दो लकड़ियां ली मैंने, और उनके बीच में ये कॉमन नेल डाल दिया। अब एक को आप फिक्स कर दो, दूसरे को रोटेट करो, तो रोटेशन बिल्कुल फ्री होगा, आसानी से रोटेशन होगा, बहुत आसानी से। एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाते रहो, तो ये हमारा एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर यही कहानी मैं फिर से 2 लकड़ियां लेता हूं और उनके बीच में 2 नेल डाल देता हूं, और किसी एक को फिक्स करता हूं और दूसरे को रोटेट करूंगा, तो इस बार वो फ्री रोटेशन नहीं होगा। नाउ रोटेशन इज हिंडर्ड। अब यहां पर रोटेशन हिंडर्ड हो गया है, रोटेशन हमारा रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, अब रोटेशन अलाउ नहीं हो रहा। इस कंडीशन में जब रोटेशन अलाउ नहीं हो रहा, तो ये कुछ अलग अलग अरेंजमेंट शो करता है, जिन्हें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। और बेसिक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लेते हैं इथीन का, सी डबल बॉन्ड सी की बात कर रहे हैं, C2H4। देखिएगा जरा, देखिए कार्बन क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 का मतलब प्लैनर,
एक ही प्लेन में, सारे एटम एक ही प्लेन में है ना। तो अगर सारे एटम एक ही प्लेन में हैं, ठीक है, तो मैं इसको दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इसको एक स्क्वायर मान लेता हूं कि ये अरेंजमेंट मेरे लिए एक स्क्वायर है, ये बॉन्ड नहीं है आपस में, ये जस्ट एक इमेजिनेशन आपको दी जा रही है। और स्क्वायर की सभी साइड होती है ए और डायगोनल √2 है √2 है, ये अरेंजमेंट है। स्टीरियो आइसोमर में क्या करना है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम की अरेंजमेंट को बदलना है, और बदलने के बाद अगर इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के अंदर ओवरऑल इंटरेक्शन बदल गई तो मुबारक हो, वो नया स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा। अब देखिए, किसी भी एक हाइड्रोजन की बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन है, ए टाइप √2 ए टाइप, अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को बदल दूं तो इस कोई इंटरेक्शन थोड़ी बदलेगी, वो तो पहले जैसी रहेगी, ओवरऑल इंटरेक्शन तो पहले जैसी रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यानी आपने इस स्ट्रक्चर में इन एटम्स की पोजीशन को बदला, लेकिन बदलने के बावजूद भी किसी भी एटम्स की किसी भी दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्शन में रत्ती भर भी चेंज नहीं आया, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में लेता हूं प्रोपीन का। प्रोपीन देखिए, डबल बॉन्ड के अराउंड ही मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है, वहां तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये 2 एटम हो गए और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक को फिक्स करेंगे तो दूसरा घूमता रहेगा। यहां पर रोटेशन नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ही क्या है कि रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, फ्रोजन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और वो पॉसिबल होता है डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं अभी, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए हैं और यहां पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। इसको फिर से आप एक स्क्वायर की फॉर्म में इमेजिन कर लीजिए, ए √2 अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को बदल भी दूं, इन दोनों की पोजीशन को बदल दूं, इन दोनों की पोजीशन को बदल दूं, तो भी चारों की आपस में इंटरेक्शन नहीं बदल रही है। इनकी पोजीशन को आप चेंज भी करोगे तो मिथाइल की अभी भी ए टाइप √2 ए टाइप ही रहेगी बाकी हाइड्रोजन के साथ, कुछ भी चेंज नहीं आया। तो सॉरी, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से ये कहानी हमारी शुरू होने जा रही है। यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन। स्क्वायर फॉर्म में इसको इमेजिन कीजिएगा तो 2 मिथाइल के बीच का गैप है, डिस्टेंस है ए टाइप, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अब आप समझ गए होंगे कि अब 2 मिथाइल के बीच का डिस्टेंस हो गया √2a डायगोनली, इफ आई assumed it to be a perfect square, right? तो अब इनके बीच का डिस्टेंस बदल गया, डिस्टेंस बदल गया तो रिपल्शन बदल गई, रिपल्शन बदला तो स्टेबिलिटी बदल गई, एनर्जी बदल गई, प्रॉपर्टीज बदल गई, तो नाउ दे आर स्टीरियो आइसोमर। देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी मेरे दोनों हाथ इस पोजीशन पे हैं और अब मेरे दोनों हाथ इस पोजीशन पे आ गए, तो अरेंजमेंट बदल चुकी है, ओवरऑल में वैसा का वैसा ही हूं। तो ये है स्टीरियो आइसोमर कि देखने वाले का मेरे प्रति अब जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो पहले इस तरह से है, कभी इस तरह से, तो बदल रहा है। ये बन गए हमारे स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जहां पर रोटेशन हिंडर्ड होता है, सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड, सिस सिमिलर ग्रुप डायगोनल साइड, ट्रांस। लेकिन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दोनों एटम या मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। दोनों एटम एक जैसे हैं, नहीं होगा। यहां पर दोनों हो सकते हैं एक जैसे, लेकिन एक ही एटम पर दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। यहां पर दोनों अलग अलग थे, यहां पर दोनों अलग अलग थे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया। देखिए, जैसे कंडीशन निकल के आ रही है, पहली कंडीशन तो आगे निकल के कि रोटेशन नहीं होना चाहिए, रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, रोटेशन फ्रोजन होना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर जैसे मैं बात करता हूं, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो यहां भी दोनों अलग है, यहां भी दोनों अलग है, मुबारक हो, बिल्कुल होगा, है ना। सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड सिस, और इसका अगर मुझे ट्रांस आइसोमर बनाना है तो वो भी बना देंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया ट्रांस सिस ट्रांस, ठीक है। अब देखिए, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन,
यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर ये होगा। तो ऑब्वियस है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट तो है नहीं कि कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जरूर रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसका इससे कैंसिल, यहाँ पर इसका इससे कैंसिल, तो डाइपोल मोमेंट शून्य आ गया। शून्य का मतलब है भाई साहब हमारे नॉन पोलर बन गए और सिस हमारे पोलर बन गए। पोलर है तो ये काफी हद तक वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, ये नॉन पोलर है तो इनसोल्यूबल हो सकता है। पोलैरिटी है, कोई पोलैरिटी नहीं है। आयनिक कैरेक्टर है, कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है। पोलैरिटी है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है, पोलैरिटी नहीं है तो लो बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर्स की जो मैंने पहले बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, हो गई ना डिफरेंट। सब कुछ तो सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट ही तो बदली है। स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो किसी एटम की या किसी ग्रुप ऑफ एटम की जब हम बदल देते हैं तो नए स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, और अगर उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर उन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें दोनों ही एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट होने चाहिए, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। देखिए जैसे कि CH3 CH3 या 2 CH डबल बॉन्ड CH3। देखिए यहां पर हम अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दो एटम के बीच में शो करेंगे, क्योंकि यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। एक के पास यहां पर इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, मिथाइल हो गया और हाइड्रोजन हो गया। इस पर एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल है, ये इथाइल हमने कर दिया, ये हाइड्रोजन कर दिया। सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड है तो सिस, और डायगोनल साइड कर देंगे तो दिस इज ट्रांस। ये क्या है, पेंट टू इन, तो इसको हम कहेंगे सिस पेंट टू इन, पेंट टू इन, ट्रांस पेंट टू इन, क्योंकि दोनों का आइयूपैक नेम सेम है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझाने के लिए कि अरेंजमेंट डिफरेंट है तो हम सिस और ट्रांस का सहारा ले लेते हैं। सिस है ट्रांस, तो यहां पर भी दोनों डिफरेंट हैं, यहां पर भी दोनों डिफरेंट हैं। ये आपस में बेशक सिमिलर हो जाए चलेगा, लेकिन दोनों ही एटम अगर आप सिमिलर कर दोगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं प्रोपवानिन की, तो नहीं होगा ना प्रोपीन में, क्योंकि यहां दोनों एटम एक जैसे आ गए। चलो जी ब्यूटीन की बात कर लेते हैं यार, यहां पर भी दोनों एटम एक जैसे आ गए, सॉरी नहीं होगा। देखिए हेक्स 3 इन बिल्कुल होगा यहां पर, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है एक इथाइल, यहां पर भी एक हाइड्रोजन एक इथाइल, तो ये सिस ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा। CH3 CH2 CH CH2 CH3, तो ये देखिए सिस फॉर्म आ गई हमारी, सिस हेक्स 3 इन। इसी तरह हम इसका ट्रांस भी बना सकते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H H CH2 CH3, तो ये आ गया हमारा ट्रांस हेक्स 3 इन, राइट। प्रॉपर्टीज आप समझ गए होंगे जो मैंने बताई है मोर और लेस, कि सिस की पोलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होता। ट्रांस में डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है अगर वो सिमिलर टाइप का है, तो हमेशा तो नहीं कहेंगे। यहां पर 0 है लेकिन सिस का ज्यादा है, तो पोलैरिटी ज्यादा होती है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, सोल्यूबिलिटी को भी एक पुश मिल जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी सिस ट्रांस की। इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं ब्यूटेन, ब्यूट 2 इन 1,4 डायोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक सेम साइड में है, तो दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड, M फॉर मैलिक, C फॉर सिस, तो ये सिस आइसोमर है, ठीक है। इसका ट्रांस बनाना है, ये इसका ट्रांस हो गया, दिस इज कॉल्ड फ्यूमेरिक एसिड,
सिस और ट्रांस। ओके रिपोर्ट है। देखिए क्या दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ एक जैसी है? क्या दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ एक जैसी है? देखो डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है, इसका इससे कैंसिल आउट हो गया, डाइपोल मोमेंट 0 आ गया, यहां पर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, ठीक है, पोलर है, आयनिक कैरेक्टर है, तो चलो ये तो पुरानी बात है कोई। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या सीन बनेगा? देखिए अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, देखो इसने अपना एक एचाइन लूज कर दिया है, सिस की बात कर रहा हूं, सिस ने अपना एक एचाइन लूज कर दिया, यहां से मैं कहीं से भी लूज कर सकता था, दोनों सेम है। तो लूज करने के बाद ये क्या बना रहा है? अपने कॉन्जुगेट बेस को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है। वो स्टेबलाइजेशन यहां तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि दूर दूर हो गए ना, वो स्टेबलाइजेशन यहां नहीं हो सकता जो कि यहां पर पॉसिबल है। तो इसकी जो Ka1 वैल्यू है, किसकी? मैलिक एसिड की जो Ka1 एसिडिक वैल्यू है वो फ्यूमेरिक एसिड से डेफिनेटली ज्यादा है। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर्टीज बदल गई, वो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ बदल गई कि मैलिक एसिड अपना फर्स्ट एचाइन जल्दी लूज करेगा एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक। क्यों? क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, पहला एचाइन जल्दी लूज कर रहा है मैलिक, लेकिन क्या ये दूसरा लूज कर पाएगा? नहीं, जबकि ये कर देगा, क्योंकि ये तो यहां पर अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, ये इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये आसानी से अपना एचाइन लूज करेगा। तो इसका मतलब सेकंड जो होगा, सेकंड Ka2 वो मैलिक एसिड का कम होगा और फ्यूमेरिक का ज्यादा होगा। खैर कहने का मतलब ये है हमारा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से प्रॉपर्टीज में एक चेंज देखने को मिलता है, राइट? ये वो चेंज था जो देखने को मिल रहा था। अब हम जरा बात कर लेते हैं, अभी क्योंकि कहानी C डबल बॉन्ड C पर ही चल रही है, ठीक है ना। अगर हम सारे ही ग्रुप डिफरेंट कर दे तो क्या होगा? देखिए सारे ही ग्रुप डिफरेंट कर देते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, है ना, और अगर मैंने यहां सेम कर दिया तो सेम ग्रुप सेम साइड आप कर लेंगे, फ्लोरो, आइडो। लेकिन अगर सभी डिफरेंट है, देखो ज्योमेट्रिकल होगा क्योंकि यहां दोनों डिफरेंट है, यहां दोनों डिफरेंट है, ये ध्यान रखिए कि यहां पर दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए, ना ही यहां पर दोनों एक जैसे होने चाहिए, तब पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब इस केस में क्या करें? यहां तो हम सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड का फंडा लगा ही नहीं सकते, कहां कहेंगे सिमिलर ग्रुप, कोई है ही नहीं। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम, यहां पर जो आइसोमेरिज्म है उसको नाम दिया जाता है EZ। E बेसिकली एनालॉग है, E मतलब एक तरीके से एंटी की तरफ जा रहा है, अपोजिट की तरफ जा रहा है, एनालॉग ऑफ ट्रांस। Z जुजामिन कहा जाता है, दैट इज एनालॉग ऑफ सिस। Z को आप सिस समझ लीजिए और E को आप ट्रांस समझ लीजिए, और इसके लिए एक रूल है दैट इज कॉल्ड CIP सिस्टम। CIP मतलब कान, CHN कान, इन गोल्ड, प्रीलॉग सिस्टम। कान इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, अरे कानों में ही तो गोल्ड पहनेंगे ना, कान इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। खैर देखिए ये प्रायोरिटी रूल है, ये हमें EZ में प्रायोरिटी को एक्सप्लेन करता है। इसका बहुत बेनिफिट आपको ऑप्टिकल आइसोमर में भी मिलने जाएगा जब आप RS कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम EZ पर ही रेस्ट्रिक्ट रहते हैं। देखिए ये क्या कहता है, ये सीधी सी बात कहता है कि अगर डिफरेंट ग्रुप हैं और उनमें प्रायोरिटी की बात हो रही है कि किसको हायर प्रायोरिटी दें, तो कहता है एटॉमिक मास के बिहाफ पर चलेगा। इन दोनों में कंपटीशन है, तो कार्बन जिससे अटैच्ड है उस एटम को देखिए, उसके एटॉमिक मास को देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखना है, मास। ब्रोमीन का मास क्लोरीन से ज्यादा है, तो ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है। इन दोनों में आपको चूज करना है किसकी हायर प्रायोरिटी है, किसकी लोअर प्रायोरिटी। इन दोनों में आपको अलग से देखना पड़ेगा किसकी हायर प्रायोरिटी है, किसकी लोअर प्रायोरिटी है। तो आयोडीन और फ्लोरो में आप जानते हैं आयोडीन की हायर प्रायोरिटी है,
अब देखिए हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड आ जाते हैं तो ट्रांस सेम साइड आ गए तो सिस, यानी कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। इसका मतलब आयोडीन की प्रायोरिटी ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन की क्लोरीन से, क्लोरीन की फ्लोरीन से हो जाएगी, और क्या होगा। ठीक है, तो अभी अभी तो कहानी जस्ट शुरू ही हुई है, तो बहुत आगे जाना है, बहुत मंजिल बहुत दूर है ना। देखिए CH3 CH2 CH3 OH NH2 हमें बताना है E होगा या Z। याद रखिए E एनालॉग है ट्रांस का, Z एनालॉग है सिस का। Z मीन्स टुगेदर एक तरीके से, तो टुगेदर माने एक साथ, साथ साथ हम चलेंगे साथ साथ। तो देखिए आपको क्या करना है, CIP रूल क्या बताता है कि आपको प्रायोरिटी देखनी है। यहां पर मिथाइल का कंपटीशन इथाइल के साथ है, तो आप उस एटम को जरा एक बार नजर भर के देख लो जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है। यहां पर अटैच्ड है ये वाला कार्बन जो 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। यहां पर जो कार्बन है, देखिए यहां पर जो कार्बन है उसका रूल क्या आ रहा है कि वो एक कार्बन से अटैच्ड है, यहां भी एक कार्बन से अटैच्ड है। लेकिन ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, H H H। लेकिन ये जो कार्बन है वो किस किस से है, H H और एक C। अब इनमें हायर प्रायोरिटी देखो, कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन आ रहा है ना। यहां पर हायर प्रायोरिटी क्या है, हमें हायर प्रायोरिटी का ढूंढना है। ऐसा नहीं कि पहले हम हाइड्रोजन ही देखेंगे, मैं इसमें पहले कार्बन भी देख सकता हूं, मुझे तो हायर प्रायोरिटी देखना है। तो यहां पर वो डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, उनका वो एटम देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। जैसे ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हैं। अब इसके साथ कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके साथ कौन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। तो हायर प्रायोरिटी का इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन ही होगा। तो अवार्ड गोज टू दिस, यानी इथाइल की प्रायोरिटी कहीं ना कहीं मिथाइल पे हायर रहेगी। अब यहां पर आइए, हमें पूरे का मोलर मास नहीं देखना, पूरे का मोलर मास हमें नहीं देखना है, हमें उस एटम को नजर भर के देखना है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। ऑक्सीजन है और यहां नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का मोलर मास नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, तो प्रायोरिटी ऑक्सीजन की होगी। हायर प्रायोरिटी ग्रुप हायर साइड E हो गया है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप हायर साइड E हो गया है, नो प्रॉब्लम। इथाइल आइसोप्रोपाइल, देखिए जहां डबल बॉन्ड है वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो उसी के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो हमारे लिए एक स्टीरियो सेंटर भी आ गया है। अब मैं देखूंगा कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये किस किस से अटैच्ड है। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, और ये किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन। चलो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो हमारी हायर प्रायोरिटी आ गई। यहाँ पे ऑक्सीजन देखना है, यहाँ पर कार्बन देखना है। पहले पूरे का मोलर मास नहीं देखना, पूरे का मोलर मास नहीं देखना, केवल उस एटम को देखना है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन का मास कार्बन से ज्यादा होता है। हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड E। शायद आप लोगों को समझ में हल्का हल्का आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब आएगा समझ में। सो आगे बढ़ते हैं। CH2 बताइए E होगा या Z होगा। तो देखिए जब डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड की कहानी के लिए भी इसमें एक रूल है। देखिए जैसे 2 एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, हमें उसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। रूल कहता है एक्सपेंड करो, ओपन करो, डबल बॉन्ड हटाओ। तो जब मैं बॉन्ड हटाऊंगा तो जिन 2 एटम के बीच में बॉन्ड है, इन 2 एटम के बीच में है ना, ए बी से और बी ए से अटैच्ड है, बॉन्ड हटाया तो ए से बी हो गया, बी से ए हो गया। इसको ऐसे कंसीडर करना है। अगर ये
में ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों, तो पहले एक बॉन्ड हटाएंगे फिर दूसरा हटाएंगे। ये लो जी, एक बॉन्ड हटा दिया, अब ए से बी अटैच्ड हो गया, बी से ए अटैच्ड हो गया। एक और बॉन्ड हटा देते हैं, ये इसको एज इट इज लिखो बी ए। अब बॉन्ड एक और हटाएंगे तो ए से बी और बी से ए। यानी इसको हमें ये समझना है, इसको हमें ये समझना है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल पे बहुत डोमिनेट करेगी, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल पे बहुत डोमिनेट करने लगेगी। देखिए जैसे कि यहां पर डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहां ऑक्सीजन यहां कार्बन है ना। तो अब इस कार्बन को देखिए, पहले इसका हायर प्रायोरिटी क्या होगा। यहां पर आप बॉन्ड हटाएंगे तो ये कार्बन आ जाएगा, इधर भी कार्बन आ जाएगा। इसमें हटाएंगे तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन आएगा। चलो अब आ जाओ, इसमें दोनों में पहला है कार्बन। अब कार्बन अटैच है ऑक्सीजन से, लेकिन ये तो कार्बन से ही होगा ना, ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर पहला एटम देखना होता है, पूरा मोलिकुलर मास नहीं देखना, पूरे से हमें कोई मतलब भी नहीं होता, हमें तो उस एटम को देखना है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, बस 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 बस, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है। इस बार हायर प्रायोरिटी ग्रुप सिमिलर साइड आ गए हैं, मुबारक हो, जेड बन गया है, जेड। देखिए जरा, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी, कार्बन नंबर अगर सेम है तो ट्रिपल की प्रायोरिटी डबल से ज्यादा होने जा रही है, ट्रिपल की प्रायोरिटी डबल से ज्यादा होगी, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहां पर देखिए सिंगल बॉन्डेड है जबकि यहां डबल बॉन्डेड है। याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल से ज्यादा होगी, डबल की सिंगल से ज्यादा होगी, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, फटाफट देखते ही कर देना है। तो यहाँ पर हमारा हायर प्रायोरिटी फिनाइल हो गया, यहाँ पर हमारा लोअर प्रायोरिटी आइसोप्रोपाइल हो गया, सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड जेड होता है। लेकिन अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर करने लग जाऊं बेंजीन से, ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम लोग कंपेयर करने लग जाएं तो क्या होगा। यहां तो चलो आप आसानी से कर ही लेंगे ना, क्योंकि यहां नाइट्रोजन है, यहां कार्बन है, तो नाइट्रोजन का मास कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो 1 और 2 हो गया। इन दोनों में देखें तो क्या होगा, देखिए रूल वही है कि आपको एक्सपेंड करके देखना है। जब मैं ट्रिपल बॉन्ड को एक्सपेंड करता हूं तो देखिए मैं जब बॉन्ड हटाऊंगा तो इससे ये कार्बन, इससे ये कार्बन करूंगा, और उसके बाद में फर्दर क्या करूंगा, फिर कार्बन, फिर कार्बन, तो यानी एक कार्बन 1 2 3 से अटैच हो गया। अगर मैं यही कहानी बेंजीन में करता हूं तो डबल बॉन्ड को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ कार्बन, इसको हटाऊंगा तो ये कार्बन कार्बन, इसको हटाऊंगा तो ये कार्बन कार्बन। इसमें मैं अगर टोटल कार्बन भी काउंट करने बैठ जाऊं, टोटल कार्बन भी देखूं तो 6 हो जाएंगे, इसमें 12 हो जाएंगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कभी भी इसके आसपास नहीं भटक पाएगा ये। तो फिनाइल की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा आपको रखनी है दोस्तों, फिनाइल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा रखनी है, ट्रिपल की डबल से ज्यादा रखनी है, डबल की सिंगल से ज्यादा रखनी है। तो 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ गए हैं, तो इट इज ट्रांस, और यानी कि ई हो गया है। क्लियर हो रहा है। चलिए अगर दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। सो देखिए जैसे कि
ई और जेड बताइए कौन इनमें से ई है, कौन इनमें से जेड है। तो देखिए साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपिनाइल है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आ गई तो सिंगल बॉन्ड उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ई हुई गवाह 1, ई हुई गवाह 2। हमें उस कार्बन को देखना है। यहां पर जो कार्बन है, यहां पर जो कार्बन है वो किस किस से अटैच है, एक हाइड्रोजन फिर कार्बन फिर कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन। इसमें क्या है, ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से अटैच्ड है, कार्बन और कार्बन, यानी सब कुछ सेम आ गया। ये तो सेम आ गया भाई पहले वाला। लेकिन फिर दूसरा देखो, दूसरा जब पहले वाला पार्ट सेम आ गया बिल्कुल, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, फिर ये कार्बन किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन से, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन जा रहा है अगला प्रायोरिटी में, इसमें भी कार्बन जा रहा है। लेकिन जब सब कुछ सेम आ गया उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसमें फिर कार्बन आ गया, इसमें तो नहीं आएगा ना। आ भी गया तो वो कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे वो कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो पहला पहला कार्बन देखो, ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये किस किस से अटैच्ड है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, है ना। चलो प्रायोरिटी में लिख लेता हूँ, हायर प्रायोरिटी कार्बन कार्बन फिर हाइड्रोजन। इसमें हायर प्रायोरिटी क्या है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। चलो जी सेम हो गया, है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ओके। अब मैं दूसरा हायर प्रायोरिटी देखूंगा, इसमें दूसरा हायर प्रायोरिटी मेरा कार्बन होगा, और वो जो दूसरा हायर प्रायोरिटी वो 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। यहां मत जाना क्योंकि ये आप इससे अटैच नहीं है। इसके बाद मैं इस पे या इस पे किसी पे जाऊंगा तो वो तीनों हाइड्रोजन से अटैच है, लेकिन जब मैं इसके बाद इस पे आऊंगा तो वो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच्ड है। कार्बन हायर प्रायोरिटी का हो गया, सो व्हाट गोज टू दिस, आ गया Z। कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगी तो होगी। देखिए सिस होगा ट्रांस होगा, सोचिए और बताइए। देखिए इन दोनों में कंपटीशन है, यहाँ इन दोनों में कंपटीशन है। पहला एटम कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन वो किस किस से अटैच्ड है, ये कार्बन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन है, फिर कार्बन 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 हाइड्रोजन है। ये किससे अटैच्ड है, कार्बन कार्बन क्लोरीन, कार्बन कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन आ गया ना, डिचिट डिचिट। हायर प्रायोरिटी 1 2, इन दोनों में आइए, इन दोनों में देखें तो चलिए पहला आइटम कार्बन है, यहां भी कार्बन है। अब मुझे चेन में किसी एक डायरेक्शन को चूज करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं तो या तो यहां से यूं जाऊंगा सीक्वेंस में या ऐसे जाऊंगा, कहीं कोई एक साइड चूज कर लो। मान लो मैं इस तरफ जाता हूं तो इसमें हायर प्रायोरिटी बन गया ऑक्सीजन, इसमें हायर प्रायोरिटी आ गया ऑक्सीजन, सेम है। उसके बाद हायर प्रायोरिटी आ गया कार्बन, इसके बाद भी आ गया कार्बन, फिर उसके बाद हायर प्रायोरिटी आ गया ऑक्सीजन, लेकिन इसमें कार्बन आ रहा। समझ गए होंगे आप, एक चक्कर लगा लो जरा, एक राउंड लगाइए, यहां पर कार्बन ये कार्बन सेम हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गया, कार्बन कार्बन सेम हो गया, लेकिन यहां ऑक्सीजन आ गया, यहां कार्बन आ रहा है। ओहो 1 और 2। तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड ई होता है, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड ई होता है। तो याद रखना है फिनाइल को हायर प्रायोरिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड को सिंगल पे। ठीक है चलिए देखिए रिंग साइज सेम है, पहला आइटम
कार्बन कार्बन नो प्रॉब्लम। इसमें मैं हायर प्रायोरिटी की तरफ जाऊँ तो सल्फर बनेगा, इसमें मैं कहीं पर जाऊँ तो ऑक्सीजन ही बनेगा। तो मुझे हायर प्रायोरिटी की तरफ जाना होगा ना, पहला अपना है हायर प्रायोरिटी को देखिए, इसमें सल्फर का मास ज्यादा है, इसमें कहीं पर भी जाएंगे ऑक्सीजन का है, तो ये इससे ज्यादा हो गया है ना। और इसमें मैं जाता हूं तो दोनों में से, इसमें पहला कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन इसमें दूसरा ऑक्सीजन बनेगा और यहाँ पर दोनों ही, मैं सल्फर पे जाऊँ या ऑक्सीजन पे जाऊँ, ऑक्सीजन पे भारी रहेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हायर प्रायोरिटी ई आ गया। चलो अगर ये ऐसे हो जाता, देखिए पहला सेम है, इसमें भी सेम है, मुझे हायर की तरफ जाना है, मैं इसमें हायर जाऊंगा तो भी कार्बन, इसमें जाऊंगा तो भी कार्बन, लेकिन इसमें हायर मेरे को ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा लेट आएगा। यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन क्लोरो को पहले प्रायोरिटी मिल जाएगी, यहाँ पर थोड़ा क्लोरो दूर हो गया है, 1 2, सो हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सिमिलर साइड, ये क्या होता है, ये होता है जेड 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 जेड। सो काफी एग्जांपल हमने ले लिए हैं इजेड के, तो इजीली हम इसको देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें समझ में ना आए। रूल यही है कि आपको वेट को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन उस एटम के वेट को देखना है जो एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। अभी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़े अच्छे लेवल की प्रॉब्लम मैं अभी कराता हूँ इसमें इजेड से रिलेटेड ही, जहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा घूमे, क्योंकि जब तक दिमाग घूमेगा नहीं फायदा नहीं होगा ना, स्वाद नहीं आएगा, और जब तक स्वाद नहीं आएगा कोनो फायदा नहीं है भैया जी। सो हम लेते हैं आप कुछ शानदार प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम देखिए, हमें बताना है कि कहां पर डबल बॉन्ड के राउंड, जैसे डबल बॉन्ड के राउंड 1, क्वेश्चन है कि आपको बताना है ये ई होगा, इस डबल बॉन्ड के राउंड ई होगा, जेड होगा या नन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जहां भी डबल बॉन्ड है, जैसे 1 2 3 4, इनके अराउंड आपको बताना है कि वो ई होगा, जेड होगा या कुछ भी नहीं होगा, नन होगा। तो इसमें देखिए यहां पर दोनों ही तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों एटम एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो यहां पर होगा नन, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए है ना, यहां पर तो डिफरेंट आ रहा है, तो इस यहां एक तो है हाइड्रोजन और एक है ये कार्बन, तो ये हो गया ऊपर हायर प्रायोरिटी, यहां पर कार्बन, फिर यहां पर कार्बन, लेकिन वो कार्बन अटैच है तीनों हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये कार्बन के साथ, तो हायर प्रायोरिटी ये हो गया। सो यहां पर इस डबल बॉन्ड के अराउंड में बात करूं तो ये हायर प्रायोरिटी है, ये हायर प्रायोरिटी है, दोनों सेम साइड में है, तो दोस्तों ये हो गया Z, ठीक है। अब इस पे आइए, ये था 1, ये था 2, तो ये हो गया हमारा N, ये वाला पोर्शन हमारा N है, यहां पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं, देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन है, तो हायर प्रायोरिटी ऊपर की तरफ है, इसमें एक कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा सिंगल से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हायर प्रायोरिटी नीचे की तरफ है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है ना, और यहाँ पर हायर प्रायोरिटी ऊपर की तरफ है, Z बनता दिख रहा होगा, लेकिन अपोजिट साइड हायर प्रायोरिटी, यहाँ पर हायर प्रायोरिटी है, यहाँ हायर प्रायोरिटी है, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो E होता है, तो ये बन गया हमारा E, इस डबल बॉन्ड के अराउंड E कॉन्फ़िगरेशन है। इस पर आइए, इस डबल बॉन्ड के अराउंड आपको बताना है कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो रहा है, Z या E। देखिए एक तो हाइड्रोजन है यहाँ पर और एक कार्बन है, तो ये हायर प्रायोरिटी नीचे आ चुका है। अब इसमें देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा है, यहाँ पर हायर प्रायोरिटी है कार्बन, यहाँ पर भी हायर प्रायोरिटी कार्बन है, सेम हो गया। लेकिन ये कार्बन किस किस से अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन, और ये किससे है, एक हाइड्रोजन है और बाकी कार्बन और कार्बन है, क्योंकि ये तो दोनों के लिए सेम हो गया ना। तो इस कार्बन को देखिए,
इसके साथ एक हाइड्रोजन है और बाकी कार्बन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो प्रायोरिटी ये होगी हायर प्रायोरिटी, इस यहां आ गई और हायर प्रायोरिटी यहां आ गई, दोनों सेम आ रही हैं, Z होगा। ठीक है, यहां पर आइए 5, इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए डबल बॉन्ड के अराउंड इन दोनों में कंपटीशन है, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा ना, तो हायर प्रायोरिटी ये होगी लेफ्ट साइड में। इन दोनों में देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन इसके फिर कार्बन या हाइड्रोजन होगा, इसमें ऑक्सीजन है, तो हायर प्रायोरिटी दोनों ही सेम साइड आ रही है, Z हो गया। इधर देखिए यहां पर एक है कार्बन, यहां भी कार्बन, लेकिन ये ना इथाइल टाइप का है, इथाइल की प्रायोरिटी हमेशा मिथाइल से ज्यादा होती है, तो ये हायर वाला नीचे है, लोअर वाला इसमें ऊपर है, इसमें यहाँ हाइड्रोजन है, ये ऊपर की तरफ है, तो हायर प्रायोरिटी यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, अपोजिट आ रहा है, E बन गया। इसको देखिए क्या यहाँ पर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल। डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर दोनों ही एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक जैसे हैं, तो वहां पर कोई सिस ट्रांस नहीं होता दोस्तों, नन। यहां पर देखिए, इसमें देखिए यहाँ कार्बन है या नाइट्रोजन है, तो हायर प्रायोरिटी तो ऑब्वियस है, लेकिन अब मैं इसमें ये दोनों ग्रुप देखता हूं तो मुझे तो सिमिलर ही दिख रहे हैं दोनों। डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर सेम आते हैं तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, N हो गया है, नन। इधर आइए, इसमें इसका कंपटीशन, यहाँ मिथाइल है तो यहाँ ऑक्सीजन हो, वैसे हायर प्रायोरिटी ऑक्सीजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक ये फिनाइल है, तो फिनाइल तो बहुत बल्कि ग्रुप है, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहीं ना कहीं अपोजिट साइड में आ रहे हैं, E। माशाल्लाह बहुत छोटा सा ही मॉलिक्यूल है। चलिए इसका यहां पर इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखिए, इस डबल बॉन्ड के अराउंड यहां कार्बन है, इसको जरा ध्यान से समझना है। देखिए इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और जब इसको हटाएंगे, जब मैं इस डबल बॉन्ड को हटाऊंगा तो यहाँ कार्बन और इधर भी कार्बन ही कहीं ना कहीं लगेगा, हाइड्रोजन तो है ही। तो पहले आप देखिए इस कार्बन के रस पैटर्न में, ये कार्बन किस किस से अटैच्ड है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, ये किससे अटैच्ड है, ये किससे अटैच्ड है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये किससे अटैच्ड है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और ये किससे अटैच्ड है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो माशाल्लाह प्रायोरिटी इसको जाएगी ऊपर वाले को, यहाँ पर तो हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक है, तो दोनों हायर प्रायोरिटी ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो मुबारक हो, ये बन गया हमारा Z। बहुत अच्छा पार्ट क्वेश्चन था ये। देखिए डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन की प्रायोरिटी कहीं ना कहीं सिंगल से ज्यादा होती है, लेकिन हम कार्बोक्सिलिक को देखकर बहक सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को बहकने से रोकना होगा। कैसे रोकेंगे, जब हम एक्सपेंशन लगाते हैं तो डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ कार्बन और इधर भी कार्बन आ गया। अब इसके साथ क्या क्या है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, तो इसलिए हायर प्रायोरिटी इसकी हुई है। सो यहाँ भी हायर प्रायोरिटी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, दोनों सेम साइड में आ गए, तो Z है। इधर आ जाइए, इसमें देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है तो ऊपर है, यहाँ हाइड्रोजन है कार्बन है, तो दोनों हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है, तो E हो गया है। इसमें देख लेते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन है कार्बन है, तो हायर प्रायोरिटी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, वो भी डबल बॉन्डेड है, तो दोनों सेम साइड में आ गए, Z हो गया है। अब इसमें भी देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन उस कार्बन के साथ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को फेवर मिलेगा ना, तो हायर प्रायोरिटी ऊपर हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ये ऊपर वाला कार्बन वो भी डबल बॉन्डेड है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हायर प्रायोरिटी ऊपर है, हायर प्रायोरिटी ऊपर है, Z हो गया है। इसकी मैं बात करता हूं तो यहाँ कार्बन कार्बन, लेकिन कार्बोक्सिलिक के आगे कहाँ टिकेगा, मिथाइल। आप समझ ही गए होंगे क्यों, ये हायर प्रायोरिटी ऊपर है, ये हायर प्रायोरिटी नीचे है, तो ये हो गया E। तो मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम डिस्कस कर दी है रिगार्डिंग EZ, जो कि एक तरीके का ज्योमेट्रिकल आइसोमर था। तो अभी तक हमने जो जो पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़ लिए ज्योमेट्रिकल में, हमने सिस ट्रांस को तो ठिकाने लगा ही दिया और इनकी प्रॉपर्टीज को भी हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह EZ, E का एनालॉग होता है ट्रांस और Z एनालॉग होता है सिस का। एक और रह गया है जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कस किए वो C डबल बॉन्ड C में किए हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं C डबल बॉन्ड N में।
सी डबल बॉन्ड एन, जिन्हें प्यार से कहा जाता है एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन। ऑक्साइन बेसिकली, यानी जो ऑक्साइन है वहां पर भी डबल बॉन्ड है, और जहां डबल बॉन्ड होगा वहां रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन हिंडर्ड होगा। तो एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये एल्डिहाइड हो गया, ये हाइड्रोक्सिल अमीन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट एसिडिक मीडियम, ये डिहाइड्रेशन होकर H2 और O निकलकर CH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड एल्डोक्साइन। एल्डोक्साइन, तो यहां पर C डबल बॉन्ड आ रहा है, रोटेशन इज हिंडर्ड, रोटेशन फ्रोजन हो गया, जहां रोटेशन फ्रोजन होगा वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा। इस लोन पेयर को भी एक ग्रुप के तौर पे आप इमेजिन करके चलिएगा। H और OH अपोजिट साइड है या सिमिलर साइड है, H और OH सिमिलर साइड है या अपोजिट साइड है। सिमिलर साइड है तो सिस, और यहां पर सिस का एनालॉग होता है सिन, और ट्रांस का एनालॉग होता है एंटी, ANTI, एंटी यानी अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये सिन हो गया, ये हमारा एंटी हो गया, है ना। अब यहाँ एल्काइल ग्रुप चाहे मिथाइलो इथाइलो, उससे क्या लेना देना, हम तो इसके बिहाफ पे कर रहे हैं। जैसे एसिटल्डोक्साइन, दिस इज एसिटल्डोक्साइन, और ये क्या बन गया, सिन एसिटल्डोक्साइन बन गया है। और ये हमारा एंटी एल्डोक्साइन बन गया, है ना। तो ऑक्साइन्स में भी शो कर सकते हैं। बेंजल डोक्साइन ले लो, बेंजल डोक्साइन, ये बन गया हमारा एंटी। ओ नो मैन, सिन, और ये बन गया हमारा एंटी। एल्डोक्साइन में भी आ गया, ठीक है। तो सिन और एंटी, एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। तो हमने C डबल बॉन्ड C में इसको कंसीडर कर लिया, C डबल बॉन्ड C में हमने कंसीडर किया इसको, हमने C डबल बॉन्ड N में भी कंसीडर किया। अब एक और है N डबल बॉन्ड N में, N डबल बॉन्ड जिनको एजो ग्रुप कहा जाता है, N डबल बॉन्ड N में भी, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है, रोटेशन इज हिंडर्ड। क्या ट्रिपल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, क्या ट्रिपल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, सोचिए, अभी आपको जवाब मिल जाएगा उसका। और हो सकता है पॉसिबल हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ट्रिपल बॉन्ड में भी, क्योंकि रोटेशन तो ट्रिपल बॉन्ड में भी नहीं है, तो क्या सिर्फ रोटेशन हिंडर्ड होना ही इज द ओनली कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बताइएगा जरा। सो N डबल बॉन्ड N की बात करते हैं, जैसे लोन पेयर को भी एक ग्रुप के तौर पे लीजिएगा, तो सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड आ रहा है तो ऑब्वियस है सिन है, और अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में आ जाता है तो एंटी बन जाता है, ठीक है ना। ये जैसे एजोबेंजीन में भी लिया जा सकता है, सिन, सिन एजोबेंजीन, ये ट्रांस यानी कि एंटी, सिन और एंटी, राइट। तो क्या ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन हो पाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन तो नहीं होगा, तो रोटेशन तो हिंडर्ड वहां पर भी हो गया। अगर रोटेशन हिंडर्ड हो गया तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखिए क्या होता है, एटम की अरेंजमेंट को बदलने के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड की जो शेप है वो सिलिंड्रिकल शेप है, लीनियर शेप है। तो अब मैं इनको देखूंगा तो अगर ये तो सब कुछ बिल्कुल सीधा है,
तो एटम की पोजीशन तो इधर उधर हो ही नहीं, और वैसे भी यहाँ पर 2 ग्रुप एटम होने चाहिए, यहाँ पे 2 ग्रुप हो और यहाँ पे 2 ग्रुप हो, तो आप उनकी रिलेटिव अरेंजमेंट को बदल सकते हैं। रिलेटिव अरेंजमेंट को बदलोगे तो उनके बीच का डिस्टेंस बदल जाता है। जैसे मैंने स्क्वायर की फॉर्म में आपको समझाया था कि डायगोनल हो गए थे और साइड में थे, तो जब साइड में थे तो डिस्टेंस कम था, लेकिन जब वो डायगोनल हुए सिंगल ग्रुप तो डिस्टेंस बढ़ गया था, इंटरेक्शन कम हो गई थी, स्टेबिलिटी बढ़ गई थी। फिर ट्रांसफॉर्म जनरली इस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन एल्काइंस, क्योंकि यहां पर 2 ग्रुप होने चाहिए और इसकी शेप लीनियर है, लीनियर नहीं होनी चाहिए, ताकि आप कुछ नई अरेंजमेंट तो बना सके। इसमें क्या नई अरेंजमेंट बनाएंगे, स्ट्रेट ही आएगा हर बार, ठीक है। तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का भी हमने 1 पार्ट लिया है, जो हमने केवल अभी C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N में लिया, जिसमें EZ को हमने CIP सिस्टम के थ्रू समझा। अभी हमारा पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 में हम इसको साइक्लो कंपाउंड के रिस्पेक्ट में भी समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा ही मजेदार पार्ट है। बड़े ही धमाकेदार न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर में बनते हैं, जो बच्चों का दिमाग खराब कर देते हैं। लेकिन अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब करिए, जो मर्जी कीजिए, बट चैनल को आज अगर आप सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। लगातार आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट IIT JEE लेवल पर दिया जाएगा, लगातार दिया जा रहा है। तो चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज अपने पॉजिटिव कमेंट से कमेंट सेक्शन को भर दो, बाढ़ ला दो, उड़ा दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठोक दो। धन्यवाद, थैंक यू।